मुझे सब लोगों ने कहा था कि अपने से कम शक्ल मर्द से शादी कर ली तो तेरी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाएगी, पर मुझे क्या पता था कि जो ये शक्ल का कम है वो और सारी चीजों में पूरा है। मैंने फहीम से शादी तो कर ली, लेकिन अभी तक मैं उसे अपने काबू में नहीं कर पाई थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की बात सुनता था, लेकिन जब उसकी माँ जैसी भोली अनपढ़ औरत ने उसे अपने इशारों पर नचाया हुआ था, तो फिर मैं समझदार और खूबसूरत औरत जो उससे कम उम्र भी थी, उसे अपने इशारों पर क्यों ना नचाती। रात को मैंने उसे एक बात कह दी और उसने ज्यादा उछारी एक्शन नहीं दिया। लेकिन जब सुबह हुई तो मोहल्ले की सारी औरतें हमारे घर में जमा थीं। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि तेरा शोहर इंसान नहीं जानवर है और जानवर इस मोहल्ले में नहीं रह सकता। हमने उसको वो गुनाह करते हुए देखा है कि अगर वो इस मोहल्ले में रहा तो इस मोहल्ले में कोई भी लड़की महफूज नहीं रहेगी। मैंने कहा कि मेरे शोहर की नहीं, किसी और की बात कर रही होगी, ऐसा भी क्या किया है उसने। तो उन औरतों ने मुझे कहा कि तेरा शोहर तो वो बदबख्त आदमी है जिसने अपनी माँ के साथ, सुबह सुबह का वक्त था जब मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि मेरा शोहर मेरे कमरे में नहीं था। उसकी जगह से बिस्तर बिल्कुल खाली था और ऐसा लगता था कि जैसे वो रात को वहां पर आया भी नहीं था। मैं जल्दी सो गई थी, पर मेरी आंख शोर पे खुली थी। कोई पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि मेरा शोहर ही उठकर दरवाजा खोल देगा। जब मैं दरवाजा खोलने गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। पूरे मोहल्ले के लोग मेरे ही दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे, लेकिन उनका यहाँ पर क्या काम था। उन्होंने कहा कि अपने शोहर को बाहर निकालो, आज हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा कि क्या हुआ है, तो कहने लगे कि तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है, तुम्हारा ही तो किया धरा है। पहले तुम्हारे शोहर की बारी, फिर तुम्हारी बारी, तुम तो अपनी जान बचाकर भाग जाओ। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं नींद से तो उठी, लेकिन शायद ख्वाब से नहीं जागी, और ये कोई ख्वाब है और ख्वाब नहीं था। वो मेरे शोहर की तलाश में इतने पागल हो चुके थे कि उन्होंने मुझे धक्का दिया और कमरे में दाखिल हो गए और सारे घर में तलाशी लेने लगे। लेकिन मेरा शोहर घर में नहीं था, पता नहीं कहाँ था, या फिर शायद उसे भी पता था कि उसकी शामत आने वाली है और वो भाग गया था। मेरे शोहर के साथ मेरी कुछ दिन से लड़ाई चल रही थी, इसलिए मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ गया है। मुझे लगा था कि रात हो गई तो वो घर आ जाएगा और रात तो घर में ही गुजारेगा, लेकिन वो तो घर में था ही नहीं। ये लोग तो बहुत ज्यादा आए हुए थे, इतने ज्यादा कि मुझे तो डर लगने लगा था। मेरा कोई भाई भी नहीं था और मेरा बाप भी नहीं था। एक माँ थी, उसको फोन करके क्या कहती कि मुझे आकर बचा ले। वो मुझे कैसे बचा सकती थी, और मेरे शोहर ने ऐसा भी क्या किया था कि ये लोग पागल हो गए थे। फिर मुझे वो दिन याद आया जब मैं अपने शोहर की जिंदगी में आई थी, और कैसे आई थी। बहुत कम उम्री में ये समझ आ गया था कि दुनिया में जिंदा रहने के लिए हवा पानी से ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। पैसा होता है तो इंसान हवा पानी को भी खरीद सकता है। बस उसी दिन से सोच लिया था कि पैसे कमाने के हम जैसी खूबसूरत लड़कियों के पास दो ही तरीके होते हैं, या तो अपनी खूबसूरती की कुर्बानी दें, पढ़ाई करें, खून जलाएं, मेहनत करें, शक्ल बदल लें, अपना ख्याल ना करें और पैसे कमा लें, या फिर अपनी इसी शक्ल का इस्तेमाल करके कोई अच्छा अमीर ज्यादा पटा ले और उसके साथ शादी कर ले। और दूसरा रास्ता ही मुझे ज्यादा आसान लग रहा था। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि लड़का अमीर होना चाहिए, खूबसूरत हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ ने भी मेरे लिए ऐसा आदमी ढूंढ निकाला जो बहुत अमीर था, दुकानें थी, घर थे, कारोबार था, गाड़ियां थी, और तो और दुबई में भी दो घर थे। ऐसा अमीर आदमी भला कहाँ से मिलता है। जब मेरी माँ ने मुझे बताया तो मैंने सोचा कि उसकी ज्यादा उम्र होगी। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, उम्र तो ज्यादा है, अगर तू 19 की है तो वो कम से कम भी 30 साल का होगा। 11-12 साल का फर्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन 30 साल मर्द के लिए कोई ऐसी उम्र नहीं होती, वो तो 30 साल में जाकर जवान होता है। इसलिए मैंने हाँ कह दी। पर मेरी माँ मुझे ये बताना भूल गई कि ना सिर्फ वो मुझसे उम्र में ज्यादा था, बल्कि शक्ल सूरत का भी बहुत ही ज्यादा गया गुजरा था। मुझे लगा था कि 30 साल का है तो जवान होगा, और मर्द जवान हो तो अच्छा ही लगता है, चाहे उसके नैन नक्श जैसे भी हो। लेकिन वो 30 साल की उम्र में ही 50 साल का बूढ़ा लगता था। लगता है कि उसने भी पहले वाला फार्मूला अपनाया था, पैसे कमाने के चक्कर में अपनी खूबसूरती और जवानी सब कुछ कुर्बान कर दिया था। मेरी एक दोस्त बड़ी समझदार थी, कहती कि तेरी माँ झूठ बोल रही है,
तो इसका बायोलॉजिकल टेस्ट करवा ले। ये आदमी 50 साल का ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। खैर, मेरी फहीम से शादी हो गई और मैं उसके घर में आ गई। उसके घर में भी सिर्फ उसकी एक माँ थी और इस घर में लोगों से ज्यादा नौकर थे। खाना पकाने के लिए अलग नौकरानी, सफाई करने के लिए अलग, चौकीदार, सामान लाने के लिए अलग लड़का और बाहर एक अदद गार्ड भी खड़ा था। मुझे पता चल गया कि मैं बड़े अच्छे घर में आ गई हूँ, लेकिन जब अपने शोहर को देखा तो कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी। बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था। खूबसूरत तो क्या, ऐसा भी नहीं था कि जिसके साथ गुजारा किया जा सकता हो, लेकिन अब गुजारा करना था। सोचा कि जब पैसों से पर्स भरा होगा, अपनी मर्जी की चीजें ले सकूंगी, तो फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी तो ऐसा ही हो रहा था। पर मेरी सास मेरा जीना हराम कर रही थी, क्योंकि मेरा शोहर सिर्फ मेरी सास की बात सुनता था। मैंने सोच लिया कि इस सूरत हाल से निपटने के दो ही तरीके हैं। या तो शोहर के सामने अच्छी बहू बनने के लिए अपनी सास की हर बात मान लूं, या फिर अपने शोहर की नजरों में अपनी सास को बुरा भला कहूं और साबित भी कर दूं। लेकिन अजीब बात यह है कि मुझे ज्यादा कोशिश करनी नहीं पड़ी। मेरी सास खुद ही हर मामले में बोलती थी और मेरे शोहर को उनकी बातें अब अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसके पीछे पसे पर्दा मैं ही थी। मेरी सास कहती थी कि इसे कहो कि अपने शोहर के लिए खाना खुद बनाया करे। मेरा शोहर कहता था कि जब खाना बनाने के लिए नौकरानी रखी है तो ये खाना क्यों बनाए। और मेरी सास का कहना था कि हमारे खानदान में नौकरानी के हाथ का खाना नहीं खाया जाता। मेरी तबीयत खराब थी, मैं किचन के काम नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन अब तो ये आ गई है, सिर्फ किचन का काम ही तो करना है, वो भी 3 लोगों का। इसमें क्या मसला है। मैंने कुछ दिन काम किया और मेरा हाथ जल गया। मैंने अपने शोहर को कहा कि देखो, मेरी बाजू जल गई है, कितना बड़ा निशान पड़ गया है। ये निशान तो 2-2.5 साल तक भी ठीक नहीं होगा, सिर्फ खाना पकाने के पीछे। ऐसा क्यों? जब नौकरानी रखी है तो फिर पुरानी रस्मों के पीछे मैं अपनी खूबसूरती खराब कर लूं। वो बहुत ही ज्यादा हुस्न परस्त था। उसने कहा कि अरे नहीं मेरी जान, वो तो मैंने अपनी माँ की बात मान ली, लेकिन मुझे तुम्हारी कसम है, आज के बाद अपनी माँ की कोई बात नहीं मानूंगा। जब नौकरानी है तो फिर तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, 2 नौकरानियां रखवा देता हूँ। एक को तुम अपनी फरमाइशों के लिए रख लो और दूसरी मेरी माँ के लिए परहेजी खाना बना दिया करेगी। मैं खुश हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं जीत रही हूँ। मेरी सास हार रही है, क्योंकि जो उसने सोचा था उससे भी उलट हो चुका था। इसी तरह 2-4 मामलों में हम दोनों ही एक दूसरे की जिद पर आ गए थे और उसमें जीत मेरी ही हुई। वो कहते हैं ना कि शादी के शुरू के दिनों में मर्द की अकल और गधे की अकल एक बराबर होती है। मैं अपने शोहर को अगर तरीके से कहती तो वो मेरी बात मान लेता था, पर दिन गुजरने के साथ साथ उसका रवैया बदल भी जाता था। ऐसे तो हमारी शादी को 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन फिर हमने हनीमून पर जाने का प्लान बनाया, क्योंकि 3 महीने से मेरा शोहर बहुत मसरूफ था। जब मेरी सास को पता चला तो उसने कहा कि हमारे खानदान में तो कोई हनीमून पर नहीं गया, तुम लोग भी नहीं जाओगे वरना लोग बातें करेंगे। मेरे शोहर ने कहा कि कोई नहीं गया तो इसका मतलब हम भी ना जाएं। ये क्या बात हुई, हम तो जाएंगे। और वैसे भी अब ये कौन सा हनीमून है। अम्मी शादी को 3 महीने हो गए हैं, कोई पूछे तो कहना कि सैर पर गए हैं, छुट्टी मनाने गए हैं। इतना तो कह सकती है ना आप। मैं हनीमून पर चली गई, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। अपनी सास को नौकरों के हवाले करके वो ही उनके लिए खाना बनाते, वो ही उनका ख्याल करते थे। मैं वहाँ से पल पल की खबरें भेजने लगी और तस्वीरें भी, ये दिखाने के लिए कि मैं जीत गई हूँ। मेरी सास तक हर खबर पहुँच जाती थी और मैं ये मेक शो करती थी कि उन तक हर खबर जरूर पहुँचे, ताकि उनको पता चले कि मैं क्या कर रही हूँ। वो तो मेरे शोहर का ही बजट आउट होने लगा। उसने कहा कि खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, 1 महीना हो गया है, चलो वापस चलते हैं। फिर हम लोग वापस आ गए, लेकिन मैं बहुत खुश थी। जो भी चाह रही थी वो हो रहा था। अपनी बात मनवाने के लिए मुझे अपने शोहर से थोड़ी लड़ाई भी करनी पड़ती थी। कभी रोना पड़ता था, कभी आंसू दिखाने पड़ते थे, लेकिन बिल आखिर मैं अपनी बात मनवा लेती थी। अब ये आंसू और लड़ाई तो हमारे घर का माहौल था। सास तो यही समझती थी कि ये जो कहती है मेरा बेटा मान लेता है।
हनी मून से वापस आकर 20 दिन बाद ही मेरी सालगिरह थी। मैंने अपने शोहर से कहा कि मुझे सोने का सेट चाहिए। उसने कहा कि मैं अभी तुम्हें 1 महीने के लिए हनीमून पर लेकर गया हूँ। अब मेरी जेब इजाजत नहीं देती कि मैं तुम्हें सोने का सेट बनवा कर दूं, क्योंकि जो सेट मैं मांग रही थी वो 3-4 तोले का नहीं था, बल्कि पूरे 18 तोले का सेट था। उसके अंदर 14 चूड़ियां भी थी। मैंने अपने शोहर से कहा कि इतने अमीर आदमी हो, अभी तुम्हारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है, आज तुम अपनी बीवी के लिए सोने का एक सेट नहीं बनवा सकते हो, उसको बजट की बातें सुना रहे हो। मेरे शोहर ने कहा कि अगर मैं अमीर आदमी हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि 2 महीने में 60-70 लाख रुपया उड़ा दूं। इतना भी अमीर नहीं हूँ। मैं हनीमून पर लेकर गया था ना तुम्हें, इसी को तुम अपनी सालगिरह का तोहफा समझ लो। और रही बात तोहफे की, तो ऐसा किसने कहा है कि तुम्हें तोहफा नहीं दूंगा, कुछ न कुछ दूंगा और सोने का ही दे दूंगा। पर मैंने कहा कि मुझे तो वही सेट चाहिए, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये बात मेरी सास तक भी पहुंच गई। उसने मुझे कहा कि बेटा, जो भी चीज तू मांगती हो वो लाकर देता है, उसे थोड़ा तो सांस लेने दो। जब से शादी हुई है वो पता नहीं कितने पैसे उड़ा चुका है। उसकी शादी इसलिए नहीं करवाई थी कि वो कंगाल हो जाए। मैंने कहा कि उसकी सारी दौलत मेरी है, बीवी हूँ मैं इसकी, इसके लिए अपना घर छोड़कर आई हूँ। मुझे ये हक इस्लाम देता है कि आप अपने बेटे को इस्लाम के रास्ते से हटाना चाहती हैं। मेरी सास ने कहा, इस्लाम तो ये हक भी देता है कि तुम अपने शोहर की अतात करो, और इस राहों से ये हक भी देता है कि वो तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी भी कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है इतने अमीर आदमी को दूसरी शादी के लिए लड़की नहीं मिलेगी? मेरी सास ने जब ये बात की तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, और मैं खुलकर सामने आ गई। मैंने कहा कि अच्छा, तो आप उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं, वो भी मेरे होते हुए, इसका मतलब कि आप मेरी दुश्मन हैं। वो कहने लगी कि तुम अपनी दुश्मन खुद हो और एक दिन तुम सब बर्बाद करवा दोगी। मैंने कहा कि बर्बाद तो अब मैं आपको करवाऊंगी, और ऐसा बर्बाद करवाऊंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। वो ये बात सुनकर हैरान रह गई और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे बहुत गुस्सा आया था। वो मेरे शोहर की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, वो मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी। अगर मैं अपने शोहर के पैसे खर्च कर रही थी तो इनको क्या तकलीफ थी? वो मेरा शोहर था, मैं उसके पैसे खर्च ना करती तो क्या करती? हनीमून पे जाने की उम्र हमारी थी। मैंने पहले सिर्फ नाराजगी दिखाई थी, अब तो मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया। और तीसरे दिन मेरा शोहर मेरे लिए वही सेट लेकर आ गया। मेरी सालगिरह से 1 हफ्ता पहले ही उसने मुझे तोहफा दे दिया। मैंने अपनी सास के सामने जब वो हार पहना और मैं कमरे से बाहर आई तो वो हैरान रह गई। उसने कहा कि बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने बेटे की तुमसे शादी करवा के। तुम्हारी शक्ल देखी थी, काश कि तुम्हारी नीयत देखी होती। मैंने कहा कि मैंने भी तो आपकी शक्ल ही देखी थी कि बड़ी हाजन है, बड़ी अच्छी होगी, लेकिन आप तो अपनी ही बहू और बेटे से जलने वाली औरत हैं। लगता है अपने बहू और बेटे की जिंदगी भी खुद जीना चाहती हैं। आप जैसी औरतों का अंजाम बड़ा बुरा होता है। वो कहने लगी कि मेरा अंजाम तो शायद बुरा हो ही गया है, क्योंकि तुम जो इस घर में आ गई हो, लेकिन अंजाम तुम्हारा भी अच्छा नहीं होगा। जब आप किसी अच्छे इंसान को जानवर बना रहे होते हैं ना, तो फिर ये याद रखना चाहिए कि वो जानवर एक दिन आपको भी काट लेता है। मुझे उनकी इस बात की समझ नहीं आई थी। मैंने कहा कि बुढ़िया सठिया गई है, अब ऐसे ही बोलती रहेगी। जो मुझे चाहिए था मुझे तो मिल गया था। उसके बाद मैंने महंगा फोन, महंगे कपड़े, हर वो चीज जो बहुत महंगी होती थी, मैं उसी पर हाथ रखती थी। मेरा शोहर मुझे ला कर देता था। बाद में वो अपनी माँ से लड़ाई झगड़े कर रहा होता था। वो कहता था कि उसकी सुनूं या आपकी सुनूं, आपकी तो जिंदगी गुजर गई है, अब उसके साथ मैंने अपनी जिंदगी गुजारनी है। वो उसे कहती थी कि इसके साथ क्यों गुजारनी है, किसी और लड़की से शादी करवा दूंगी तेरी। तो वो कहता था कि नहीं, मुझे इससे मोहब्बत हो गई है, मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ, इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, किसी और के बारे में अब नहीं सोच सकता। आपको इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती? मैं बहुत खुश थी। माँ बेटे में लड़ाई होती थी तो मुझे और खुशी होती थी। फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वो एक मस्जिद बनवाना चाहती हैं, क्योंकि उनका बेटा सारे पैसे तो वैसे ही खर्च कर रहा है।
इससे पहले वो कार्य खैर करना चाहती हैं, लेकिन मस्जिद बनवाना कोई आसान काम नहीं था। उनके बेटे ने कहा कि मेरी बीवी तो माँ बनने वाली है, अभी मुझे पैसों की जरूरत है। दरअसल मैं माँ नहीं बनने वाली थी, मैंने झूठ बोला था ताकि मैं अपने शोर को इस तरफ लगा सकूं। मैंने उसे कहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आगे पैसों की बहुत जरूरत है। डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, इसलिए इसको बचाने के लिए लाखों रुपए लग सकते हैं। मेरे शोहर को क्या पता कि शुरू के दिनों में पोजीशन की कोई बात होती ही नहीं है, लेकिन वो इस मामले में बिल्कुल ही बेवकूफ था। वो ऐसा मर्द था जिसे औरतों के मामलात के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, इसलिए मैंने उसे बेवकूफ बना लिया और अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। अभी तो मैंने उसे झूठ बोला था। अगर 3-4 महीने तक मैं उसे ये कह देती कि तुम्हारी माँ की वजह से ही मेरा बच्चा जाया हो गया, तो इस बार भी मैं अच्छा खेल खेल लेती, क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास गई तो खुद ही अंदर गई थी। डॉक्टर को मैंने कुछ और कह दिया कि मैं किसी और मसले के लिए आई हूँ और बाहर आकर कह दिया कि सब कुछ ठीक है। वो एक कारोबारी किस्म का बंदा था, उसे इन चीजों के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था और मैं उसकी इसी बेवकूफ़ी का फायदा बड़े अच्छे तरीके से उठा रही थी। मेरे लिए ये बका की जंग थी, मुझे दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलने वाला था। क्या करती मैं, अच्छी बन के अच्छी बनती तो सब कुछ खत्म हो जाना था। जितने भी महंगे महंगे तोहफे लिए थे वो सब मेरे पास थे, मेरी मलकियत थी और मेरी खुशियाँ उसी में थी। अपने शोर की तरफ भी क्या दिल लगाती, उसमें था ही क्या, उसके पास सिर्फ दौलत थी। अगर उससे फायदा ना उठाती तो क्या करती। बस इसी तरह मैं अपनी बात मनवाती रही और अपनी सास को नीचा दिखाती रही। मैं बहुत खुश थी, मैं जीत रही थी और दिल में ये भी सोचती थी कि शायद मैं सही रास्ते पे हूँ, क्योंकि अल्लाह भी मेरी मदद कर रहा था। मेरा शोहर इतनी आसानी से मेरी बातें मान रहा है। अगर मेरी सास सही रास्ते पे होती तो फिर उसकी बात जरूर मानता। वो दिन गए जब वो उसकी बात मानता था। अब तो वो पूरी तरह से मेरे इशारों पे नाचने लगा था और मुझे नहीं पता था कि सब का नतीजा क्या निकलेगा। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी, कानों में हैंड फ्री लगा रखी थी, कोई फिल्म देख रही थी, जब मुझे बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मेरा शोहर बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था, अपनी माँ को बुरा भला कह रहा था और ऐसे ऐसे लफ्ज कह रहा था जो उसने आज तक नहीं बोले थे। मैंने कहा कि क्या हो गया, तो कहने लगा कि अम्मी भी हद करती हैं। अभी मैं सीधा आया हूँ ऑफिस से तो कह रही हैं कि मेरी दवाइयाँ लेकर आना। ये जो इतने सारे नौकर रख दिए हैं, ये किस मर्ज की दवा है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, जरा गुस्सा नहीं करें, वो भूल गई होंगी। उसने कहा कि तुम मुझे याद नहीं करवा सकती थी, पूरा दिन घर में बैठ के फिल्में देखती रहती हो। मेरा शोर मुझ पर भी गुस्सा होने लगा और बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने मुझे इतनी सारी चीजें लेकर दी थी, मेरी इतनी बातें मानी थी कि मैं अब उसके सामने ज्यादा सर उठाकर नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे सब कुछ लेकर दे रहा था। मैं उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, पानी पी ले, लेकिन उसने अपना बैग भी एक तरफ फेंक दिया। आजकल उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, शायद उस पे काम का दबाव ज्यादा था। वो जो भी था, पर वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। एक दिन उसने मुझे बातें सुनाई तो मैंने भी गुस्से में कह दिया कि इतनी बुरी हूँ तो छोड़ दे। तो कहने लगा कि ठीक है, फिर देता हूँ मैं तुम्हें तलाक। जैसे उसने ये बात कही, मेरी तो रूह अटक गई। मैं फौरन वहाँ से चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आया। मुझे लगा कि मुझसे माफी मांग लेगा, पर उसने कहा कि मुझे गुस्सा न दिलाया करो, आजकल मेरा दिमाग बहुत खराब है, बहुत खर्चे करवाए हैं तुमने मेरे। तुम्हें पता है, मैं अभी तक तुम पर 1 करोड़ से ज्यादा रुपया लगा चुका हूँ। शादी से लेकर हनीमून से लेकर तुम्हारे सोने के सेट, महंगे फोन, कपड़े, जूते, 50-50 हजार से नीचे के तो तुम जूते नहीं लेती हो और सूट तुम्हारे उससे भी ज्यादा महंगे होते हैं। ऐसे में मुझे वो सारे पैसे वापस भी तो उठाने हैं मार्केट से, इसलिए मैं गुस्से में रहता हूँ। मुझे तंग मत किया करो। मेरे शोर को अचानक से ही बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। अब तो मैं लोगों से पूछने लगी कि उसके अचानक इस गुस्से की वजह क्या है। लोग भी यही कह रहे थे कि टेंशन, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर हाई होना, यही सब कुछ हो सकता है। मैं उसको नॉर्मल करने की बहुत कोशिश करती थी तो उसे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन तो उसने अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहा। मैंने कहा कि आपको इतना भी नहीं कहना चाहिए था, जैसी भी है आपकी माँ है। तो उसने कहा कि अगली बारी तुम्हारी है, तुम्हें भी कुछ कह दूं। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, और वो चुप हो गया। एक दिन मैं टीवी देख रही थी, जब एक मौलवी साहब कुछ बता रहे थे। पता नहीं क्यों मैं उनकी बात सुनने लगी, वरना मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
वो कह रहे थे कि अगर एक बहू अपने शोहर को गुस्सा दिलाती है और इस बात पे खुश होती है कि वो अपनी बहन या अपनी माँ से उसके लिए लड़ झगड़ रहा है और उनकी बुराई कर रहा है, तो दरअसल ये बहू के लिए लम्हे फिक्रिया है। एक औरत ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि जिस माँ औरत ने उसको पैदा किया, जिस बहन ने उसके साथ मिलकर उसके छोटे छोटे काम किए, बचपन गुजारा, जब वो उनके सामने अपनी जुबान खोल सकता है, उनको इतना बुरा भला कह सकता है, तो वो बीवी जो उसकी जिंदगी में कोई 4 साल, 2 साल या 1 साल पहले आई है और उसके साथ उसका कोई खूनी रिश्ता भी नहीं है, तो वक्त पड़ने पे वो उसके साथ भी वही रवैया अख्तियार करेगा। अपने शोहर के जिस गुस्से पे वो औरत खुश हो रही है, एक दिन उसे दिल से उसी गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मुझे ये बात उस वक्त समझ नहीं आई, थोड़ी सी बुरी लगी। मैंने चैनल बदल दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात हो जाएंगे जिनको मैं कभी बदल नहीं पाऊंगी। एक दिन मेरी सास छत पर खड़ी थी और मेरा शोहर भी खुली हवा लेने के लिए छत पर चला गया। शाम का वक्त था, मैं अपने कमरे में आ गई। शाम होती तो मैं कमरे में आ जाती थी। सुबह भी मेरे शोहर से मेरी लड़ाई हुई थी। बुरी तरह से चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर निकला था और ऑफिस चला गया था, और अभी शाम में वापस आया था तो छत पर चला गया क्योंकि मेरे साथ उसका मूड खराब था। इसलिए सोचा होगा कि थोड़ी देर ऊपर बैठ जाता हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आज लोग हमारे घर में आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमने एक मंजर देखा। हमने ये देखा है कि आपके शोहर ने आपकी सास को छत से नीचे धक्का दे दिया है। एक बदबख्त आदमी है जिसने अपनी ही माँ को इस दुनिया से रवाना किया है, इसलिए हम उसे इस मोहल्ले से निकलवाना चाहते हैं। हमने मीडिया वालों को भी बता दिया और पुलिस वालों को भी, वो लोग भी आते ही होंगे। और ऐसा ही हुआ कि थोड़ी देर बाद वो सब लोग आ गए और मुझसे सवाल करने लगे। मेरी सास को लोग अस्पताल ले गए थे, शायद उनमें सांसें बाकी थीं, लेकिन वहां जाकर उन्होंने दम तोड़ दिया और ये भी ना बता पाई ये क्या हुआ था। मेरे शोहर को पुलिस ने पकड़ लिया और पूछताछ होने लगी। उसने पूछताछ में ये कह दिया कि मेरी बीवी के कहने पर मैंने ये सब कुछ किया है। मैं तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। पुलिस ने मुझे भी हिरासत में ले लिया और मुझसे भी पूछ-गूछ होने लगी। पता नहीं वो लोग मुझ में किस बात का गुस्सा निकालने लगे। उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया और मेरे शोहर ने भी सारा इल्जाम मेरे सर पर लगा दिया। जब थोड़ी देर के लिए वो मेरे रूबरू आकर बैठा, हम दोनों की हालत ही बहुत बुरी थी। मेरे साथ जिंदगी में कभी ऐसा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी इज्जत नफ्स मजरूह होकर रह गई थी। मैंने उससे कहा कि तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? तो कहने लगा कि तुमने भी मुझसे बच्चे के बारे में झूठ बोला है। तुम्हारी किसी बात पर अम्मी से झगड़ा कर रहा था, वो जज्बात में आ गई, गुस्से में आ गई थी और उनका पाँव फिसल गया और दूर से देखने वालों को ऐसा लगा कि जैसे मैंने ही ये सब कुछ किया है, लेकिन हुआ तो ये सब तुम्हारी वजह से ही था ना। तुमने ही मेरे दिल में मेरी माँ के लिए नफरत भरी, तो फिर मैं अकेले ये सजा क्यों भुगतूं? क्योंकि दूर से किसी ने वीडियो बना ली थी और वीडियो में ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मैंने अपनी माँ को धक्का दिया है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, तो मेरी जिंदगी में क्या आई, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। ना सिर्फ मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, बल्कि मुझे बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया और अब मैं जेल में खड़ा हूँ। तो फिर तुम क्यों घर में एसी वाले कमरे में बैठो? तुम भी तो जरा मैदान में आओ। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और मुझे टीवी वाले मौलवी साहब की बात याद आई कि आप जिस शोहर को जानवर मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और मुझे टीवी वाले मौलवी साहब की बात याद आई कि आपका शोहर अगर आपकी सास के लिए बुरा है तो कल को आपके लिए भी बुरा होगा। फिर मुझे मेरी सास की बात याद आई कि तुम जिसको जानवर बना रही हो वो जानवर एक दिन तुम पर भी हमला कर देगा, और ऐसा ही हुआ था। मेरे शोहर की तो 6 महीने बाद जमानत हो गई और उसने अपनी जमानत खुद ही करवा ली थी, लेकिन पता नहीं शायद वो मुझे अपनी जिंदगी में वापस नहीं बुलाना चाहता था। मैंने जेल में 2.5 साल गुजारा और वो 2.5 साल मेरी जिंदगी के सबसे बुरे साल थे। मैं सहूलतों में रहने वाली लड़की जेल में पड़ी थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, जब मुझे जेल से निकलवा लिया गया, जो कि मेरे शोहर ने ही निकलवाया था, तो उसने उसके बाद मुझे तलाक भी दे दी और आजकल मैं अपने घर में होती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने मेरा हक महर अदा कर दिया था, वो भी घर में ही खर्च हो गया।
اب میرے پاس صرف میری زندگی کی یہ کہانی ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے کوئی سبق حاصل کر سکیں۔ میں نے بہت برا کیا، میں جانتی ہوں، میں نے اپنے شوہر کو خود ہی جانور بنایا اور وہ جانور بن کر مجھ پہ حملہ آور ہو گیا۔ اس نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا، اس لیے اس کے لیے بچت ہو گئی اور میں جیل میں اپنی زندگی کے 3 سال ضائع کر کے آئی تھی۔ میرے ساتھ کیا کیا ہوا تھا میں ہی جانتی تھی۔ ابھی بھی راتوں کو اٹھتی ہوں تو ڈر جاتی ہوں، برے برے خواب آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میں جیل میں ہوں، سلاخیں نظر آتی ہیں، آنکھیں کھولتی ہوں تو اپنی ماں کے سامنے ہوتی ہوں۔ وہ تو پھر سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں، کہتی ہیں کہ ابھی تو جوان ہے، لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میری تو ساری زندگی ہی برباد ہو گئی ہے۔